अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। एक बादशाह था नहायत अच्छा रहम दिल और अपनी रियाया का बहुत ज़्यादा ख़याल रखने वाला। उसकी एक मलका भी थी बेहद हसीन व जमील और खुदा तरस। वो मुल्क का निज़ाम चलाने के लिए अपनी समझ के मुताबिक बादशाह को रियाया की फ़लाह के बारे में मशवरे भी देती थी और बादशाह उन पर अमल भी करता था। अल्लाह ने उन्हें एक चांद सा बेटा भी अता किया था। उसका नाम शहज़ादे अदनान था। बादशाह और मलिका दोनों उसको देख देख कर जीते थे। वो अभी सिर्फ़ 10-11 साल का था, मगर था बहुत समझदार। वो पढ़ाई लिखाई में बहुत दिलचस्पी लेता था और अपने दूसरे हमउम्र बच्चों के बरक्स खिलौनों से ज़्यादा किताबों में ज़्यादा दिलचस्पी लेता था। बादशाह को उसकी इस दिलचस्पी का इल्म था, इसलिए वो दूर दराज के मुल्कों से किताबें मंगवा कर उसको देता था और शहज़ादा उन किताबों को बड़ी दिलचस्पी से पढ़ा करता था। उन किताबों के पढ़ने से उसकी अक्ल और शऊर में इजाफ़ा भी होता था और उसको तरह तरह की मालूमात भी हासिल होती थीं। शहज़ादे अदनान के टीचर उसे मुख्तलिफ़ मज़ामीन पढ़ाते थे। वो उसकी ज़हानत और अक्लमंदी से बहुत खुश थे। शहज़ादे अदनान में एक बहुत अच्छी बात ये भी थी कि अगर उसकी समझ में कोई बात नहीं आती थी तो वो सवाल करने में कोई झिझक महसूस नहीं करता था। उसके टीचर जब बादशाह को शहज़ादे की इल्म व हिकमत से लगाव की बातें बताते तो बादशाह बहुत खुश होता था। पढ़ने लिखने वाले बच्चों से सभी खुश होते हैं और उनसे मोहब्बत करते हैं। एक रोज़ दोपहर को जब शहज़ादे के टीचर उसे पढ़ा कर रुखसत हो गए तो बाग़ में आकर बैठ गया। बाग़ में पौधों पर रंग बिरंगे फूल अपनी बहार दिखा रहे थे। दरख्तों पर हसीन व जमील परिंदे बैठे चहचहा रहे थे। उनकी आवाज़ें कानों को बड़ी भली मालूम दे रही थीं। शहज़ादा बाग में बैठा कुछ सोच रहा था। इत्तेफाक से दरबार का वक्त भी ख़त्म हो गया था और बादशाह वहाँ से उठकर सीधा बाग में आ निकला। उसने देखा कि शहज़ादे अदनान वहाँ मौजूद हैं और किसी सोच में गुम हैं। उसने पूछा, बेटा क्या बात है? आप चुपचाप से क्यों बैठे हो? उसकी आवाज़ सुनकर शहज़ादे अदनान चौंक गया और फिर दौड़कर बादशाह से लिपट गया। बादशाह ने शफ़क़त से उसके सर पर हाथ फेरा, उसका मुंह चूमा और बोला, टीचर पढ़ाकर चले गए? आज उन्होंने क्या पढ़ाया था? शहज़ादे ने जवाब दिया, जी अब्बा हुज़ूर, आज उन्होंने हमें अमीर लोगों और गरीब लोगों की ज़िंदगी के बारे में बताया था। गरीब लोगों की मुश्किल ज़िंदगी के बारे में सुनकर हमारा दिल उदास हो गया है। ये कहकर शहज़ादा कुछ देर के लिए ख़ामोश हो गया। फिर बोला, अब्बा हुज़ूर, मैं खुश हूँ कि मैं एक बादशाह के घर पैदा हो गया। मुझे हर तरह का ऐशो आराम मैसर है। मैं जो ख्वाहिश भी करता हूँ पूरी हो जाती है।
उसकी बातें सुनकर बादशाह को बड़ा इत्मीनान हुआ कि शहज़ादा अपनी ज़िंदगी से खुश है। उसने कहा, बेटा, इन नेमतों पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। आओ अब चलते, महल में आपकी अम्मी जान इंतज़ार कर रही होंगी। शहज़ादा बादशाह के साथ चल पड़ा, मगर वो बदस्तूर किसी सोच में गुम था। चलते चलते उसने बादशाह से कहा, अब्बा हुजूर, मैं ये भी सोच रहा हूँ कि दूसरे बच्चों की तरह मैं किसी गरीब आदमी के घर में क्यों पैदा नहीं हुआ। इस अजीब से सवाल पर बादशाह को बड़ी हैरत हुई और उसकी समझ में नहीं आया कि वो इसका जवाब क्या दे, इसलिए वो खामोश ही रहा। उसे खामोश देखकर शहज़ादे ने फिर कहा, अब्बा हुजूर, उस्ताद मुहतरम ने भी मेरे इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया था और बात बदल दी थी। आप बहुत अच्छे हैं, मेरी तालीम व तरबियत के लिए निहायत काबिल और ज़हीन असातिज़ा मुकर्रर किए हैं, जो मुझे महल में आकर मुख्तलिफ़ उलूम के बारे में पढ़ाते हैं। मैं कैसी भी ख्वाहिश करूं पूरी की जाती है। मैं कहीं बाहर जाऊं तो मेरी हिफाजत के लिए बहुत से सिपाही मेरे साथ होते हैं। मैं सोचता हूं दूसरे बच्चों के साथ ऐसा क्यों नहीं होता। मुझ में क्या ख़ास बात है जो इन तमाम बच्चों में नहीं। बादशाह लाजवाब सा हो गया था। शहज़ादे की बातों ने उसे फ़िक्रमंद भी कर दिया था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी बातों का क्या जवाब दें और उसे कैसे मुतमईन करें। बादशाह के साथ जो मुहाफ़िज़ चल रहे थे वो शहज़ादे की बातें सुनकर ज़ेरे लब मुस्कुरा रहे थे और दिल ही दिल में बादशाह की बेबसी से लुत्फ़ अंदोज़ भी हो रहे थे। बादशाह खामोश और सोच में डूबा महल पहुंचा। मलिका ने महसूस कर लिया कि वो कुछ फ़िक्रमंद है, इसलिए वो भी परेशान हो गई। उसने पहले तो शहज़ादे को ताकीद की कि वो अपना लिबास तब्दील करके फिर उसके जाने के बाद वो बादशाह के पास आई और उससे फ़िक्रमंद की वजह पूछी। बादशाह ने शहज़ादे की कही हुई तमाम बातें मलिका के सामने दोहरा दिया। उन बातों को सुनकर मलिका ज़रा भी परेशान ना हुई और बोली, अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमारा शहज़ादा इतनी कम उम्र में भी सोच विचार करता है। गरीबों के हालात जानकर उसका उदास हो जाना इस बात की निशानी है कि वो अपने दिल में उनके लिए हमदर्दी के जज्बात रखता है, वरना उसकी उम्र के बच्चे तो खेल कूद में ही लगे रहते हैं। इन बातों की तरफ ध्यान ही नहीं देते। आप फ़िक्र ना करें, मैं शहज़ादे से इस बारे में बात करूंगी और ये पता लगाने की कोशिश करूंगी कि उसके जहन में इस तरह के सवालात क्यों उठ रहे हैं। बादशाह को मलिका की इस बात से इत्मीनान हो गया कि शाम को मलिका ने शहज़ादे को अपने कमरे में तलब किया और उसके साथ खिड़की के पास आकर बैठ गई। इस तरह तलब किए जाने पर
शहज़ादे अदनान समझ गया था कि बादशाह ने उसकी बातों का तज़किरा मलिका से ज़रूर किया होगा, इसलिए वो अपनी माँ को देखकर शरारत से मुस्कुराया और बोला, अम्मी हुज़ूर, जो पूछना है पूछिए, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। उसकी बात पर मलिका को हंसी आ गई। वो बोली, शहज़ादे, आप बहुत शरीर हो गए हैं, आपकी समझ में सारी बातें आने लगी हैं। शहज़ादा फ़ौरन बोला, सिवाय एक बात के। मलिका ने कहा कि वो बात आपके अब्बा हुज़ूर मुझे बता चुके हैं। आप तो मुझे सिर्फ़ इस बात से आगाह कर दे कि उन सोचों से आपका मकसद क्या है। मलिका की बात सुनकर शहज़ादे अदनान संजीदा हो गया और बोला, अम्मी हुज़ूर, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि अब्बा हुज़ूर वज़ीरों को, अमीरों को और अपने दरबारियों को बग़ैर किसी वजह के पेश बहा इनामात से नवाजते रहते हैं। उन्हें ये इनामात उनकी खुशामद भरी तारीफ़ों के सिले में मिलते हैं। शहज़ादी की बात सुनकर मलिका हक्का बक्का रह गई। उसने घबराकर शहज़ादे के मुंह पर हाथ रख दिया और इधर उधर देखते हुए सरजनिश भरे लहजे में बोली, शहज़ादे, खामोश रहिए, अपनी उम्र का ख्याल कीजिए और बड़ों के बारे में इस तरह के गुस्ताखाना ख्यालात का इजहार ना कीजिए। मलिका की बात सुनकर शहज़ादा फ़ौरन ज़र्रा भी परेशान नहीं हुआ। बोला, अम्मी हुज़ूर, आप मेरी अम्मी हैं, मैं आपसे अपनी दिल की हर बात कर सकता हूँ। मलिका खामोश तो हो गई, मगर वो तशवीश भरी नज़रों से शहज़ादे को देखे जा रही थी। शहज़ादे ने जब देखा कि मलिका बहुत संजीदा और फ़िक्रमंद हो गई है तो उसने कहा, अम्मी हुज़ूर, आप नाराज़ हो गई हैं, मुझे माफ़ कर दीजिए। मलिका ने प्यार से शहज़ादे को ख़ुद से लिपटा लिया और बोली, शहज़ादे मेरी जान, मैं गलती पर थी, आपने बहुत अच्छा किया जो ये बातें मुझसे कह दें। तमाम बच्चों को अपने दिल की बात अपनी माँ से कर देना चाहिए। दुनिया में माँ से बेहतर दोस्त कोई और नहीं होता। ये माँ ही तो होती है जो अपने बच्चों को सही मशवरे दे सकती है। अच्छा, अब आप मुझे आसान अल्फाज में बताइए कि मसला क्या है। आपके जहन में ऐसे ख़यालात क्यों कर आते रहते हैं। शहज़ादा कुछ देर तक तो सोचता रहा, फिर धीरे धीरे से बोला, अम्मी हुज़ूर, जब मैं महल की छत पर चढ़कर शहर का नज़ारा करता हूँ तो मुझे रोज़ाना बहुत से बच्चे दूर बाज़ारों में नज़र आते हैं। वो बच्चे मेहनत मज़दूरी में मसरूफ़ होते हैं। कोई उन्हें झिड़कता है, कोई बेइज्जती करता है, कोई धक्के देता है, मगर उसके बावजूद वो बच्चे मेहनत मज़दूरी के कामों में लगे रहते हैं और शाम को चंद सिक्के लेकर घर चले जाते हैं। ये सब कुछ देखकर मैं उदास हो जाता हूँ। मैं ये भी सोचता हूँ कि मैं अगर महल में पैदा ना होता तो मैं भी उन्हीं की तरह का एक बच्चा होता। मुझे भी मेहनत मज़दूरी करके अपने माँ बाप का हाथ बटाना पड़ता। ये कहकर शहज़ादे अदनान ने प्यार से
मलिका के गले में बाहें डाल दी और फिर बोला, अम्मी हुजूर, मैं चाहता हूँ कि उन बच्चों में से कोई बच्चा भी मज़दूरी ना करे, ये सब तालीम हासिल करें, खेले कूदें और जैसा कि मैं करता हूँ तालीम हासिल करके जब वो बड़े हो जाएं तभी मेहनत मज़दूरी और दूसरे कामों का सोचें। ये तमाम बातें अब्बा हुजूर के सोचने की हैं, क्योंकि ये सब लोग उनकी रियाया हैं। ज़रा सी बात पर खुश होकर लोगों पर इनाम व इकराम की बारिश करने से बेहतर है कि यही दौलत रियाया की बेहतरी के लिए ख़र्च हो, जगह जगह मकतब हों और मुल्क का हर बच्चा उनमें पढ़े और उनकी तालीम का सारा ख़र्चा सरकारी ख़जाने से अदा हो। शहज़ादी की बातें सुनकर मलिका की आँखों में आंसू आ गए। इतने में दरवाज़े का पर्दा हटा और बादशाह सलामत ने कमरे में कदम रखा। उसने मलिका और शहज़ादे की तमाम बातें सुन ली थीं। उसे देखकर शहज़ादा अदब से खड़ा हो गया। बादशाह ने करीब आकर शहज़ादे को गले लगा लिया और कहा, बेटा, आज तुमने हमारी आंखें खोल दी हैं। हमें एहसास हो गया है कि हमने बच्चों की तालीम और उनसे मज़दूरी करवाने जैसे अहम मसले की तरफ ज़रा भी ध्यान नहीं दिया था और ना ही हमारे किसी नालायक वज़ीर ने कभी हमारी तवज्जो उस तरफ दिलवाई थी। ये हमारी बहुत बड़ी गलती थी। हम चाहते तो उस सिलसिले में बहुत कुछ कर सकते थे। उसके बाद बादशाह अपने वज़ीरों के साथ सर जोड़ कर बैठ गया। मुसलसल कई दिनों की सोच व विचार और सलाह व मशवरे के बाद उसने मुल्क भर में जगह जगह मकतब बनवाए, उनमें पढ़े लिखे बेहतरीन असातिज़ा मुकर्रर किए। उसके बाद मुल्क भर में मुनादी करवा दी गई कि आज के बाद कोई भी बच्चा मज़दूरी नहीं करेगा। लड़की हो या लड़का, तालीम हासिल करना सब पर लाजिम होगा। जो वालिदैन अपने बच्चों को मकतबों में दाखिल नहीं करवाएंगे उन्हें बादशाह के सिपाही गिरफ़्तार करके जेल में डाल देंगे। जो वालिदैन अपने बच्चों को उन सरकारी मकतबों में पढ़ने के लिए भेजेंगे उन्हें फ़ी बच्चा एक अशरफ़ी माहाना वजीफ़ा मिलेगा। सारे ही माँ बाप चाहते हैं कि उनकी औलाद ज़ेवर तालीम से आरास्ता हों। उस ऐलान ने सारे मुल्क में खुशी की एक लहर दौड़ा दी थी। लोग जौक़ दर जौक़ अपने बच्चों को तालीम हासिल करने के लिए उन मकतबों में भेजने लगे। वो लोग झोली फैला फैला कर अपने बादशाह को दुआएं देते थे, क्योंकि अब उनके बच्चे बाज़ारों में मज़दूरी नहीं करने जाते थे, वो अब तालीम हासिल करने लगे थे। एक रोज़ मलिका शहज़ादे के साथ महल की छत पर चढ़ी शहर का नज़ारा कर रही थी। उसकी नज़र शहज़ादे अदनान पर पड़ी, जो बहुत खुश नज़र आ रहा था। उसने मलिका को अपनी तरफ मुतवज्जे देखा तो बोला, अम्मी हुजूर, देखिए शहर के बाज़ारों में अब एक भी बच्चा मज़दूरी करता नज़र नहीं आ रहा है। उसकी बात सुनकर मलिका भी मुस्कुराने लगी।
थोड़े ही दिनों बाद उस तब्दीली के आसार नज़र आने लगे। सच है, तालीम ही इंसान को हकीकी मानों में इंसान बनाती है। बादशाह के मुल्क में भी ऐसा ही हुआ। जब सब बच्चे तालीम से फ़राग़त के बाद अमली ज़िंदगी में दाखिल हुए तो उन्होंने जो पेशा भी अपनाया उसमें अपनी तालीम की वजह से खूब कामयाबी हासिल की। आसपास की हुकूमतों के लोग उस बादशाह के मुल्क की तरक्की और अच्छी हालात देखकर उसकी मिसालें दिया करते थे। उन्हें क्या पता था कि इस तब्दीली के पीछे नेक दिल शहज़ादे अदनान था। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।